Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने बायो का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली बात एक ही है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है ना, पेरेंट्स से, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में, ठीक है, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स का ट्रांसफर। ठीक है, द पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन के तौर पे आपको समझाऊं तो आपको मतलब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में आई कलर है ना, ठीक है, आई कलर जो है वो एक हेरिटेबल कैरेक्टर है। जो पेरेंट्स की आई का कलर होगा वही उनके चिल्ड्रन के आई का कलर रहेगा। इसी तरीके से हेयर का कलर, ठीक है, और इसी तरीके से स्किन टोन, ठीक है, स्किन टोन एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये सारे जो है वो हेरिटेबल कैरेक्टर है, वो पेरेंट से इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, आपने कहा कि मतलब आपके पेरेंट की मदर या फादर से किसी किसी से अगर आपकी मदर और फादर दोनों की आइस का कलर ब्राउन है तो आपकी आइस का भी कलर ब्राउन रहा होगा। ठीक है, या फिर जो आपने देखा होगा कि मदर या फादर से किसी से आपके जो है वो हेयर का कलर जो है मैच करता होगा। ठीक है, या फिर स्किन टोन है, अगर दोनों पेरेंट्स जो है उनकी स्किन टोन लाइट है तो बच्चे की भी स्किन टोन लाइट ही होगी। ठीक है, और जैसे कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप में भी वो हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑलराइट, कि क्या कौन सी रिसेसिव एलील होती है, क्या डोमिनेंट एलील्स होती हैं, ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ऑलराइट, तो आप आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इन सबको जानने के लिए कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इन्होंने मटर का जो पौधा होता है ना, मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो जो मटर का, ठीक है, मटर का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो इन्होंने मटर के पौधे यानी कि पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, इन्होंने जो मटर का पौधा होता है ना उसके साथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं आपको तो इन्होंने फ्लावर, अब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं ना, एक होता है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो जब डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर साथ में प्रेजेंट होंगे ना, तो डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है एज कम्पेयर टू रिसेसिव। दुनिया का ही रूल है, जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, जैसे कि फ्लावर का कलर। ठीक है, तो फ्लावर का कलर जो था डोमिनेंट था पर्पल, ठीक है, और रिसेसिव था वाइट। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, डोमिनेंट थी एक्सियल और रिसेसिव थी टर्मिनल। ठीक है, इसी तरीके से सीड कलर, ठीक है, सीड का कलर इन्होंने लिया डोमिनेंट येलो, ठीक है, और रिसेसिव ग्रीन। ठीक है, इस तरीके जो सीड का शेप था ना, सीड का शेप, ठीक है, वो डोमिनेंट था राउंड और रिसेसिव था रिंकल्ड। ठीक है, फिर जो पूरी मटर होती है ना, पूरी मटर उसे पॉड कहते हैं, पॉड मतलब पूरे जो एक मटर की इस तरीके से जो लड़ी होती है इसके अंदर सीड तो हो गई है इंडिविजुअल गोले गोले, ठीक है, और जो पूरा पॉड होता है पूरा जो मटर होती है, ठीक है, उसको पॉड बोलते हैं। ठीक है, जो पॉड का शेप था
इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है, उसको डोमिनेंट लिया, और पिचका हुआ सा यानी कंस्ट्रक्टेड उसे रिसेसिव लिया, ठीक है। फिर पॉड का कलर, अब मटर किस किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है ना मटर, ठीक है। तो ग्रीन ली इन्होंने, और जो रिसेसिव लिया, रिसेसिव मटर ली, वो ली येलो कलर की, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेम, मतलब लेंथ ऑफ स्टेम कह लो या हाइट कह लो प्लांट की, ठीक है। टॉल लिया डोमिनेंट में और ड्वार्फ लिया रिसेसिव में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखो, फिर समझाता हूँ मैं डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे लेट्स सपोज आप हाइट समझो, ठीक है। बेसिकली जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो जीन्स के थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है इनहेरिटेंस, क्योंकि जीन्स में ही किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स के अंदर कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक या जो भी ट्रेट है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जीन्स जब जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं ना जीन्स, ठीक है, तो वो कैरेक्टर भी इन्हीं जीन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन्स, ठीक है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज एलील्स, ठीक है। ऐसी जीन्स जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एनकोड करती है ना, कोड करती है, उनको हम एलील कहते हैं। समझाता हूँ देखो, जैसे कि एक एलील लो आप टी, टी नाम की एक एलील है, एक एलील है स्मॉल टी, ठीक है। अब ये दोनों ही जो है वो हाइट के लिए कोड कर रही है, जो जीन्स है या एलील है, ठीक है, ये हाइट के लिए कोड कर रही है। जो टी है ना, ये टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करती है, और जो स्मॉल टी है ये डॉर्फ हाइट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। कि बंदा टी से मतलब टॉल और स्मॉल टी से मतलब ड्वार्फ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे मेंडल साहब ने क्रॉस कराया, ठीक है। मेंडल साहब ने, ठीक है, दो प्लांट लिए, ठीक है, दो प्लांट लिए पाइसम सटाइवम के, बेसिकली पाइसम सटाइवम के, ठीक है, मतलब प्लांट की सीड ली, ठीक है, प्लांट की सीड ली पाइसम सटाइवम की, और उनको क्रॉस कराया, ठीक है, उसको क्रॉस कराया। तो बेसिकली वहां पर था क्या, एक उन्होंने टॉल प्लांट की सीड ली जो कि टॉल था, ठीक है, और एक उन्होंने डॉर्फ प्लांट की सीड्स ली, ठीक है, जो कि डॉर्फ था। ऑलराइट, फिर इन्होंने जब इनका क्रॉस कराया ना, ठीक है, तो इन्हें क्या क्या मिलेगा, देखो इन्हें क्या मिलेगा, इस तरीके से क्रॉस होता है, एक टी इस टी के साथ जाएगा, ठीक है, और एक टी इस टी के साथ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों साथ में प्रेजेंट है, और अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट वाला, यानी डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर दिखाएगा, यानी जो उन्हें, इसको इन्होंने कहा F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो उन्हें, ठीक है, F1 जनरेशन में जो उन्हें प्लांट्स मिले ना, वो टॉल मिले, दोनों ही टॉल थे प्लांट, ठीक है, क्योंकि उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर F2 जनरेशन में इन्होंने इन्हीं टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है, यानी कि टी इंटू टी, ठीक है। ये जो हमारे जो उनका जेनेटिक मेकअप था, ठीक है, टी और टी उनको आपस में क्रॉस करा दिया। तो इनको क्या मिला, देखो एक टी तो इस टी के साथ चला गया, ठीक है, एक टी इस टी के साथ चला गया, फिर ये वाला टी था, ये इस वाले टी के साथ आ गया, ठीक है, और ये वाला टी फिर इस वाले टी के साथ आ गया। तो देखो ये आपको दोनों टी दिख रहे हैं, टॉल बनेगा, ये प्लांट टॉल रहा होगा। इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, बट एक्सप्रेस अपने आप को कौन करेगा, कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये प्लांट भी टॉल बनेगा। सेम इसी की तरह ये प्लांट भी टॉल बनेगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों रिसेसिव कैरेक्टर के एलील्स हैं या जीन्स है, ठीक है, यानी कि ये प्लांट जो है ये ड्वार्फ रहेगा। ये प्लांट जो था इसकी हाइट जो है वो छोटी रह गई, ठीक है, ड्वार्फ रह गया, ठीक है। तो इन्होंने इससे ये पता लगाया कि जो इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस टाइप के जो हमें क्रॉस करा रहे हैं ना ये आपस में, इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर लिया हमने, सिर्फ हाइट के लिए हमने इसमें प्लांट्स को क्रॉस कराया, और हमने सिर्फ हाइट का कैरेक्टर इसमें देखा है कि हाइट किस तरीके से जो कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, कलर चेंज करके बताता हूँ, इसी में दो चीज समझो, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। एक होता है
जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी चीज का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप कि उसके अंदर जीन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें देखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करें तो देखो यहां पर एक तो हमें होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है। होमोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब जो दो एलील होते हैं ना, ठीक है, वो सेम टाइप के हो, टी हो या फिर स्मॉल टी हो, मतलब दोनों सेम हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें दोनों अलग टाइप के हो, जैसे कि टी टी। ठीक है, ये हमारा हेटेरोजाइगस है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो देखो यहां पर एक एक होमोजाइगस मिला आपको टी टी, ठीक है, यानी कैपिटल टी टॉल। ठीक है, और दो आपको हाइब्रिड मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ मिला है आपको। ठीक है, एक होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस ड्वार्फ, और एक होमोजाइगस, सॉरी, दो हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, यहाँ पर, और एक हेट्रोजाइगस ड्वार्फ मिला है। तो इसका जेनेटिक मेकअप किस टाइप का है, देखो इस टाइप का हमें वन मिला है प्लांट, टी वाला, कैपिटल टी वाला, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, ऐसे दो मिले ना हमें, दो। ठीक है, तो 1:2:2, और जो हमारा डॉर्फ मिला है स्मॉल टी वाले, कितने प्लांट मिले हमें, एक। ठीक है, तो यहां पर ये देखा गया कि जो जेनेटिक मेकअप था बेसिकली स्मॉल टी एक मिला है, सॉरी कैपिटल टी एक मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे दो मिले हैं, और स्मॉल टी एक मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है, ठीक है, 1:2:1। ठीक है, फिर एक चीज आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है जैसा आपको बाहर से देखने में लग रहा है, आपको जेनेटिक मेकअप का कोई अंदाजा नहीं है, आपने देख के बता रहे हो, ठीक है, कि क्या रेशियो में प्लांट आए हैं। तो देखो एक टॉल, दो टॉल और तीन टॉल, बाहर से देखने में तो तीनों टॉल है ना, अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, पर बाहर से जो टॉल का जेनेटिक, बाहर से जो टॉल प्लांट है वो तो टॉल ही है ना, उसको देख के थोड़ा बता सकते हो आप कि इसके जो अंदर जो जीन्स होंगे वो टीटी वाले हैं। ठीक है, किसी भी प्लांट को आप देख के उसका जेनेटिक मेकअप नहीं बता सकते हो, वैसी बात है, उसकी जीन्स थोड़ा ना देखे आपने, आपने सिर्फ प्लांट देख रहे हो बाहर से जो खेत में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि तीन हमें टॉल प्लांट मिले और एक मिला है डॉर्फ, यानी कि अगर फिनोटाइप बताया जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात एलील जीन्स वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमें इसमें याद क्या रखना है, इसमें एक तो आप क्रॉस किस तरीके से होता है ये भी याद रख लेना। ठीक है, अगर बाई चांस क्रॉस ऐसे करवाएगा नहीं, अगर बाई चांस यूपीएससी है, अगर थोड़ा सा उसका दिमाग घुमा और उसने थोड़ा सा कुछ दे दिया तो आप कर पाओगे क्रॉस। ठीक है, और जीनोटाइप, और ये रेशियो तो जरूर याद रखना, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहीं से दो चीजें और आती हैं इसमें। ठीक है, तो यहीं इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो प्रिंसिपल दिए। ठीक है, पहला प्रिंसिपल था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपने देखा ना कि जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बताई थी मैंने, दोनों एलील जो है वो अलग अलग टाइप के हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है ना, डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे आपने देखा कि टीटी वाले में टॉल प्लांट बन रहा था, कि एक स्मॉल टी भी है इसमें, लेकिन जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी ना, जब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर दूसरा जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एलील्स होते हैं ना, एलील्स जब वो गैमीट में जा रहे होते हैं ना, ठीक है, अब देखो जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर जाता है तो गैमीट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस के फॉर्म में बात करूं, तो जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स, ठीक है, वो मेल गैमीट को कैरी करते हैं। बेसिकली स्पर्म जो है मेल गैमीट होते हैं, और जो फीमेल में एग होता है, ठीक है, फीमेल का जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम एग कहते हैं। अब ये जो स्पर्म है ना, ठीक है, ये कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है, ठीक है, और एग कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे ना, ठीक है, आपस में फ्यूज करेंगे तो फिर ये जो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे उसमें दोनों कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो देखना
जैसे कि स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म में एक्स और वाई कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो इसमें जो दो जीन्स रहेंगे, एक तो एक्स वाला रहेगा, एक वाई वाला रहेगा, ठीक है, और जो फीमेल्स में रहेगा वो एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। अब अगर एक्स और एक्स एलील कह लो या क्रोमोसोम कह लो, ठीक है, वो आपस में फ्यूज होते हैं तो फीमेल बनेगी, ठीक है। लेकिन ये देखा ना आपने, यहाँ पर तो पेरेंट के अंदर तो दोनों साथ में थे, ठीक है, लेकिन जब ये गैमीट में जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, या तो एक्स और एक्स वाला गैमीट फ्यूज करेगा या फिर एक्स और वाई वाला गैमीट फ्यूज करेगा, यानी तब मेल बनेगा, ठीक है। यानी जो हमारे अंदर, जैसे अगर मैं लड़का हूं, ठीक है, तो मेरे जो जो क्रोमोसोम होंगे ना वो एक्स वाई वाले होंगे, ठीक है, और जो फीमेल होंगी, जो जैसे कि लड़कियां होती हैं, उनमें एक्स एक्स रहता है, ठीक है। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्पर्म में आइदर एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा। इसी तरीके से जो एग है उसमें या तो एक एक्स जाएगा या दूसरा एक्स जाएगा, ठीक है। और जब फ्यूजन होंगे ना तो या तो एक्स एक्स बनेगा यानी फीमेल, या फिर एक्स वाई बनेगी यानी कि मेल बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा जो कैरेक्टर, जो मतलब ट्रेट के जीन्स है ना, ठीक है, वो जब गैमीट में जाते हैं ना, ठीक है, तो वो सेपरेट होके जाते हैं, वो अलग अलग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप, जैसे ये तो प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है, जब आप क्रॉस करा रहे हो ना, एक मेटरनल प्लांट कह लो, पैटर्नल प्लांट कह लो, ठीक है, ये प्लांट है। अब इसमें जब जो एक कैरेक्टर जाएगा, एक टी ऐसे जाएगा, दूसरा टी ऐसे आएगा, ठीक है। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे ना, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें या तो ये जेनेटिक मेकअप, उसमें या तो ये जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है, या फिर दूसरा जब हम इस तरीके से क्रॉस करा रहे हैं, या फिर ये जेनेटिक मेकअप होगा। ये दोनों वैसे बेसिकली दोनों जेनेटिक मेकअप सेम ही है, बस मैंने बताया कि देखो एक एक जो जीन या फिर एलील आपकी इसमें से अलग होके ये आ गई और इसमें से अलग होके ये आ गई, इन दोनों ने जब फ्यूज किया तो हमारा ऑफस्प्रिंग बन गया। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि पेरेंट से जब जीन्स या एलील गैमीट में आएंगे ना, गैमीट में ट्रांसफर होंगे, गैमीट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है, होंगे, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि व्हेन एलील्स, जीन्स और एलील्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स इनटू गैमीट, ठीक है, देन दे ट्रांसफर सेपरेटली, वो अलग अलग ट्रांसफर होते हैं। टी टी और टी टी में से एक, इन दो टी में से एक टी जाएगा और इन दो स्मॉल टी में से एक टी जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है, ठीक है, तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो प्रिंसिपल दिए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मेंडल ने दो प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फिर आता है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो कैरेक्टर्स को, वहां तो सिंगल कैरेक्टर लिया था, जैसे हाइट का कैरेक्टर लिया था, यहाँ पर इन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए साथ में, जैसे कि सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है। दो कैरेक्टर्स का इन्होंने, दो कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने क्रॉस करवाया और दो कैरेक्टर को साथ में कंसीडर किया, ठीक है। तो आप इसमें बस इतना जान लो कि जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है ना डायहाइब्रिड क्रॉस का, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस का वो होता है, ठीक है, 1:2:1:2 4:2:1:1 देखने में कॉम्प्लेक्स होता है पर कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से याद कर लेना, 121 242 121, ठीक है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है। बेसिकली इतने टाइप के बेसिकली जेनेटिक मेकअप वहां पर बने थे, ठीक है। एक किसी टाइप का बना, दो किसी टाइप के बने, एक किसी टाइप का, दो इस टाइप का, तो इस टाइप से जो जीनोटाइपिक रेशियो था, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का वो था 121 242 121, ठीक है। और फिर जो फिनोटाइप रेशियो कि प्लांट दिखने में कितने टाइप के थे, ठीक है, तो वो बना 9:3:3:1, ठीक है। जो सीड है, जैसे कोई रहा होगा कोई येलो राउंड रहा होगा, ठीक है, कोई राउंड रिंकल्ड रहा होगा, कोई येलो कोई रिंकल्ड येलो रहा होगा, ठीक है, और कोई रिंकल्ड ग्रीन रहा होगा। इस टाइप से बेसिकली चार मेकअप ही तो बन सकते हैं। सीड, मैंने आपको बताया था सीड कलर दो टाइप के लिए थे उन्होंने,
येलो लिया था और ग्रीन लिया था, ठीक है। उसी तरीके से जो सीड का शेप था वो राउंड और रिंकल्ड लिया था, तो या तो सीड बन सकती है येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड सीड बन सकती है, या फिर सीड बन सकती है आपकी आप कह सकते हैं येलो रिंकल्ड, या फिर सीड आपकी बन सकती है राउंड ग्रीन, ठीक है, या फिर बन सकती है आपकी ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। एक कलर आएगा और एक शेप आएगा, यहाँ पर येलो और राउंड आ गया, यहाँ पे येलो और रिंकल्ड आ गया, यहाँ पे राउंड और ग्रीन आ गया, और यहाँ पे ग्रीन और रिंकल्ड आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप के आपको वहां पर प्लांट्स के जो सीड है वो आपको देखने को मिलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो में। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो 121, 242, 121, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें इनके डायहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो याद रख लेना, ठीक है। यही हिसाब से सवाल पूछ लेगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर इस डायहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, यहां पर देखो दो दो कैरेक्टर इन्होंने कंसीडर किए हैं, एक तो सीड कलर कंसीडर किया है और सीड शेप कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसमें ये था कि जो ये कैरेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली आते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स ऑफ ईच अदर। तो जो बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जैसे कि जो सीड कलर की एलील्स रही होंगी ना और सीड शेप की एलील्स रहेंगी, ठीक है, वो गैमीट में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट आएंगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। लॉ ऑफ जो हमारा सेग्रीगेशन था उसमें 2 एलील सेपरेट हो रही थी, जैसे कि टी में से टी एक टी अलग आ रहा था और एक टी अलग आ रहा था गैमीट में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि सीड कलर की बात करूं मैं, अगर सीड कलर हमारे पास येलो और ग्रीन है, ठीक है, तो येलो के लिए हम 2 कैपिटल वाई ले लेते हैं और ग्रीन के लिए हम ले लेते हैं 2 स्मॉल वाई, ठीक है। और इसी तरीके से जो सीड का शेप है, राउंड के लिए कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि 2 एलील रहेंगी ना एक कैरेक्टर की, ठीक है, और रिंकल्ड के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये जब ट्रांसफर होंगे ना तो ये जो सीड के शेप वाले और सीड के कलर वाले जो एलील्स हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होंगे, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। जब ये पेरेंट्स से गैमीट्स में आएंगे ना, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आएंगे। तो यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। तो अब बस इतना भी याद रख लोगे ना कि डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ये भी आपके लिए काफी है। और प्लस इन दोनों के जो आपके रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, वो याद रख लेना, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहां पर एक चीज आती है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो देखो जो मेल होता है ना, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, और जो फीमेल होती है ना, ठीक है, उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर मेल जैसे कि मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई, ठीक है, तो अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, पेरेंट्स का मेल का एक्स आता है और फीमेल का एक्स आता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फीमेल बनेगी, यानी डॉटर पैदा होगी। और अगर मेल का वाई आता है, फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आ सकता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई मिलेगा, तो यहाँ पर एक सन या फिर बेटा पैदा होगा, यानी मेल बनेगा, ठीक है। तो इतना सा था सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है ब्लड ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इन जनरल बताऊं तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे में, ए बी एंड ओ, ठीक है, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है इसमें, ये जो ए बी होता है ना, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट आई नहीं आ गया,
ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना जिनका, ठीक है, वो बंदे किसी से भी ब्लड ले सकते, कोई भी ब्लड ग्रुप इनको डोनेट कर सकता है, ठीक है, किसी से भी, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। और देखो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, अगर इन जनरल हम बात करते हैं ना, तो जो ओ पॉजिटिव होता है ना, ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव, ठीक है, तो जो ओ पॉजिटिव होता है ना, ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको हम वैसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये इन तीनों ब्लड ग्रुप को, ठीक है, खून दे सकता है, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। बट अगर एक मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, एक ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, ठीक है, सुल्तान सुल्तान मूवी में उसके बेटे का ओ नेगेटिव था, तो ओ नेगेटिव होता है ना, ठीक है, ओ नेगेटिव बेसिकली होता है यूनिवर्सल डोनर। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिख के आए ना यूनिवर्सल डोनर कौन है, और वहां पर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दिया हो, तो आप ओ नेगेटिव मार्क करेंगे, और अगर ओ नेगेटिव ना दिया हो, सिर्फ ओ पॉजिटिव दिया हो, तो आप ओ पॉजिटिव मार्क करेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है, ओ नेगेटिव जो है बहुत ही रेयर होता है। ओ पॉजिटिव सबको ब्लड दे सकता है, बट ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि यूनिवर्सल डोनर इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दिया हो, तो वहां पर आप ओ नेगेटिव को मार्क करेंगे, और अगर ओ नेगेटिव नहीं दिया तो वैसी बात है, आप ओ पॉजिटिव को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर रियल रियल यूनिवर्सल डोनर की बात करें, ठीक है, अगर रेयर केस में, रेयर केस का मतलब बिल्कुल ही बात करें, बिल्कुल ही एक्सट्रीम जाके, तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव नहीं होता है। बट अगर ओ नेगेटिव नहीं दे रखा है, तो आप ओ पॉजिटिव को मार्क करेंगे अपने पेपर में, ठीक है। और जो ए बी वाले होते हैं ना, ठीक है, देखो ए किसके से ले सकता है, ए ले सकता है या तो ए पॉजिटिव वाली बंदा हो, या फिर ओ पॉजिटिव वाले बंदे से। इसी तरीके से बी, जिसका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वो या तो बी वाले से ले सकता है या फिर ओ वाले से ले सकता है। ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, और ओ वाला जो है, ओ पॉजिटिव वाला जो है, वो सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है, और जो ओ नेगेटिव वाला है वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बताता हूँ, ए वाला है वो ए से लेगा और ओ पॉजिटिव वाले से लेगा, जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसे ब्लड लेना है तो या तो बी वाले से लेगा या ओ वाले से लेगा, ओ पॉजिटिव वाले से, ठीक है। ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, हाँ, और ए बी से भी तो ले सकता है ये, ठीक है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव से ले सकता है ब्लड, और ओ नेगेटिव से ले सकता है, बट जो ओ नेगेटिव है वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है ब्लड, ठीक है, ऑलराइट। पर ये दे सबको सकता है, बट ये ले सिर्फ ओ नेगेटिव से सकता है, ओ नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है इसमें, यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर वाली जो मैंने आपको दो बातें बताई है, ठीक है, ये, ऑलराइट। फिर देखो, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग वो होती किस तरीके से, ब्लड ग्रुपिंग मैं आपको मतलब ब्रीफ में बताता हूँ। जैसे कि जो ए है ना, ए, अगर ये ए ब्लड ग्रुप होमोजाइगस कंडीशन में है ना, होमोजाइगस, अब आपको सब समझ में आ रहा होगा होमोजाइगस क्या है, तो वो इस तरीके की इनकी एलील होती हैं, आई ए और आई ए, ये होती है होमोजाइगस कंडीशन। अगर ए वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, तो ये होगा आई ए और सिर्फ आई, ठीक है, सिर्फ आई, ऑलराइट। इस तरीके से बी वाला अगर होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा ना, तो वो होगा आई बी और आई बी, इसके दो एलील है, ठीक है। और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तो ये होगा आई बी और आई, क्योंकि आई ना, आई रिसेसिव कैरेक्टर है, तो या तो दोनों डोमिनेंट आ जाए, जैसे वहां पर टी टी था तो भी टॉल है, और टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो भी टॉल है, ऑलराइट। इस तरीके से आई ए है, तो ए ब्लड ग्रुपिंग है ही, ठीक है। पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी है ना, रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, तो भी ये ए ब्लड ग्रुप ही शो करेगा, ठीक है। और जब ए बी का क्या है केस, ए बी का सिर्फ एक ही केस है, ठीक है, एक एलील ए होनी चाहिए और एक एलील बी होनी चाहिए, ठीक है। ये ना
ये जो केस होता है ना, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि दो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट है, ऑलराइट, इसलिए अपने आप को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आई ए और आई बी मिलके ए बी बनाता है। इसको आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। और ओ का क्या होता है, अगर ओ ब्लड ग्रुप बनना है तो सिर्फ आई और आई, जब दो रिसेसिव रह जाते हैं ना, जैसे वहां पर टी और स्मॉल टी मिलकर डॉर्फ बना रहे थे, दोनों डॉर्फ, जब दोनों ही रिसेसिव एलील्स मिल रहे थे, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन बन रही थी रिसेसिव के लिए, तो हमारे पास डॉर्फ यानी कि छोटा प्लांट मिल रहा था। इसी तरीके से जब दोनों रिसेसिव यानी आई और आई मिलेंगे तो सिर्फ ओ जो है वो ब्लड ग्रुपिंग आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको क्रॉस करा के दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज जो किसी के फादर है, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस में आई है, मतलब ए ब्लड ग्रुपिंग है उनकी होमोजाइगस में, ठीक है, और जो मदर है उनकी होमोजाइगस कंडीशन में बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का बच्चा बन सकता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। आप देखो इसी से क्रॉस कराओगे ए बी और ए बी, ठीक है। अगर यहाँ पर पेरेंट जो फादर है, ठीक है, उनका ए ब्लड ग्रुप है बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। इसी तरीके से जो मदर है, ठीक है, उनका बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो देखो यहाँ से एक तो बन सकता है हमारा आई ए और आई बी मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इससे जब क्रॉस होगा ना आई ए और आई, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आई ए और आई जब मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी की तरीके से जब आई और आई बी मिलेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और जब आई और आई मिलेगा तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी इस तरीके की कंडीशन में जब फादर जब ब्लड ग्रुप ए है उनका हेटेरोजाइगस कंडीशन में और मदर का ब्लड ग्रुप बी है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो जो ऑफस्प्रिंग है ना वो चारों ब्लड ग्रुप शो कर सकते हैं। ए बी शो कर सकता है, बी भी शो कर सकता है, ए बी भी शो कर सकता है और ओ भी शो कर सकता है। तो आई होप अभी आपको ब्लड ग्रुपिंग समझ में आई होगी। अब किसी भी तरीके का आपको क्रॉस देगा, अगर बाई चांस क्रॉस करवाता है तो आप बता दोगे कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और बता दूं आपको, जैसे कि अगर पेरेंट ए बी पॉजिटिव है, पेरेंट का जो मतलब फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो यहाँ पर या तो ए बन सकता है, क्योंकि देखो इससे कराओगे तो भी ए बनेगा, या फिर बी बन सकता है, ठीक है, या फिर बी बन सकता है। अगर यहीं पर अगर मैं बताऊं, यहाँ पर अगर मदर ओ ना होके मदर ए हो जाती, ठीक है, तो ये तो ए बनता, ये भी ए बनता, ये बनता ए बी और ये बनता बी, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता था बच्चे का, ठीक है, या ए बी हो सकता था, बी हो सकता था। तो बेसिकली आप किसी भी टाइप से अगर आपसे पूछेगा तो आई होप आप कर लोगे, ऑलराइट। तो ये हो गया आपके ब्लड ग्रुपिंग की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, ठीक है, इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन बेसिकली हमारा आता है, ठीक है, वेरिएशन से। तो जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ह्यूमन में एग्जांपल दूं ना, तो बेसिकली जो हमारे पहले के एंसेस्टर थे ना, वो आज हम जिस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, उससे उससे सिर्फ मिलते जुलते थे कह सकते हैं। या फिर अगर आप बिल्कुल ही पीछे चले जाओगे ना, ठीक है, जो जो पहला ह्यूमन टाइप जो हमारा एंसेस्टर था, ठीक है, वो हमसे बहुत अलग था, बट धीरे धीरे उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस आते गए, और सेंचुरीज नहीं मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स बाद, ठीक है, ये देखा गया कि आज हम जो है वो इस तरीके के दिखते हैं, मतलब इस तरीके के नहीं दिखते, मतलब हम ह्यूमन जो है वो अपने एंसेस्टर से काफी अलग थे दिखने में। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे तो वेरिएशन आते रहे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते रहे तो वेरिएशंस आते रहे, और इन वेरिएशंस की वजह से हम लोग इवॉल्व होते रहे, हमारे अंदर चेंजेस आते रहे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। बेसिकली मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। और ये बेसिकली इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है बेसिकली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सबसे ज्यादा वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट आपस में मेट करेंगे, उनके गैमीट फ्यूज होंगे, तो फिर जब डीएनए की कॉपिंग होती है ना, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उसमें कभी कभी एरर आ सकते हैं, और एरर की वजह से
जो है उसका जेनेटिक मेकअप है वो बदल सकता है और उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारा इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन की मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इवोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। बोले ये क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल है, इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो जो वहाँ पर पेड़ की ट्रंक है ना उस पर दो टाइप के मौत पाए जाते थे, मतलब पतंगे पाए जाते थे। एक तो पतंगे थे वो, ठीक है, वो थे ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर के, ठीक है, पेड़ पे, और एक थे वहां पर वाइट कलर के, वाइट कलर के। ठीक है, तो जो जो प्लांट जो ट्री की ट्रंक होती थी ना उस पे पूरे में जो ट्री की ट्रंक होती थी इंग्लैंड में वो वाइट कलर के, वाइट कलर्ड लाइकेन से कवर्ड रहती थी, व्हाइट कलर के लाइकेन से कवर्ड रहती थी। लाइकेन मैंने आपको बताया था, एल्गी प्लस फंजाई मिलके लाइकेन बनाते हैं। एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्री का ट्रंक था ना वो व्हाइट कलर के लाइकेन से कवर्ड रहता था। अब देखो ट्री का जो बेसिकली अब कलर दिख रहा है वो भी व्हाइट है लाइकेन की वजह से, और जो मॉथ है ये वाला ये भी व्हाइट कलर का है। अब बताओ अगर कोई प्रेडेटर या कोई चिड़िया वगैरह आएगी तो व्हाइट कलर पे वो व्हाइट कलर के ट्री पे व्हाइट कलर के मौत को स्पॉट कर पाएगी? आसानी से नहीं कर पाएगी। ठीक है, बट वो ब्राउन वाले को व्हाइट कलर के मौत पे आसानी से जो है स्पॉट कर लेगी और वो उसको पकड़ लेगी। यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है, ठीक है, पीरियड में इंग्लैंड में जो ब्राउन मॉथ की जनसंख्या थी, ब्राउन कलर के मॉथ, मॉथ यानी कि इंसेक्ट टाइप होते हैं, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफी कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, उनकी ब्राउन मॉथ की, ब्राउन मॉथ की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही थी, गिर रही थी, क्योंकि इजीली स्पॉट हो जा रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर यह हटा देता हूँ मैं, वैसे अगर यहीं पे बना दूं मैं, ठीक है, जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना तो वहां पर खूब सारा स्मोक निकला इंडस्ट्री से, और जो व्हाइट कलर के लाइकेन थे ना अब वो ब्राउन कलर के हो गए, वो डार्क कलर के हो गए। तो अब जो ब्राउन मॉथ था ना, ब्राउन मॉथ था, अब देखो ब्राउन ब्राउन और या फिर डार्क कलर के जो टी ट्रंक है उसी पे डार्क कलर का मॉथ, ठीक है, अब बताओ क्या इजीली स्पॉट हो पाएगा? इजीली, अब बताओ इजीली स्पॉट हो पाएगा? ब्राउन कलर पे ब्राउन कलर का मॉथ या कीड़ा नहीं हो पाएगा। पर जो व्हाइट कलर का कीड़ा है वो ब्राउन कलर के ट्री ट्रंक पे आसानी से स्पॉट हो जाएगा। तो अब जो प्रेडेटर जो चिड़िया वगैरह थी ना वो व्हाइट कलर के मौत खाने लगी। यानी जो ब्राउन कलर के मौत की जो पॉपुलेशन थी, ऑब्वियस सी बात है वो दिखेंगे नहीं, तो यानी वो ज्यादा मारे नहीं जाएंगे, यानी उनकी पॉपुलेशन अपने आप बढ़ने लगी। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये अपने आप नेचुरली हुआ, इसमें मतलब किसी का कोई हाथ नहीं था। ट्री ट्रंक अपने आप मतलब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्राउन हो गए, ठीक है, और ब्राउन होने की वजह से कीमोफ्लाज मिल गया ब्राउन कलर के मौत को, ठीक है, इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी। इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो एक इवोल्यूशन का ये भी है। अब जो व्हाइट कलर का जो बेसिकली जो ब्राउन कलर वाले मौत है उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें एक चीज आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशन में इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। स्मॉल पॉपुलेशंस आर इफेक्टेड मोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन, ठीक है, किसी भी चीज का कोई भी चीज सिलेक्ट होके बेसिकली आगे इंक्रीज करेगी, वो बाय चांस होता है, बाय चांस, बाय चांस। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इस पे ग्रीन कलर के बीटल भी रहते हैं, ठीक है, मतलब बना देता हूँ इस या समझ लो इस पे रेड कलर के बीटल रहते हैं, ठीक है, ठीक है, और इस पे ब्लू कलर के बीटल भी रहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस पे ब्लू कलर के 10 बीटल है, ठीक है, और रेड कलर के इस पे 50 बीटल है। ठीक है, फिर एक दिन एक हाथी आया, हाथी पागल हो गया, ठीक है, और उसने इस पेड़ को कुचल दिया। अब इत्तेफाक की बात थी, हाथी ने इस तरह से अटैक किया
ठीक है, तो ये जितने भी रेड बीटल थे, ठीक है, रेड बीटल थे वो मारे गए, और जो ब्लू बीटल थे वो सर्वाइव कर गए। अब ये ब्लू बीटल जो होंगे वो आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, बट जो रेड बीटल थे, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर देखो स्मॉल पॉपुलेशन थी 60 बीटल्स थे, उसमें 50 मारे गए, ठीक है, बाय चांस। ठीक है, तो अब ये जो बचे हुए हैं ये अपने फिर रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाय चांस हुई है। ठीक है, एक टाइप के डिजास्टर से हो गई, बाय चांस, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं, जैसे आपने बीटल्स वाले केस में देखा, वो उसमें देखा था मौत वाले केस में कि वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ओवर टाइम जो था ट्रंक काली होती गई, ट्रंक काली होती गई, मतलब ट्रंक डार्क होती गई, और फिर जो डार्क वाले मौत थे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि उसके साथ कीमोफ्लाज करने लगे, ठीक है, और वो बच गए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से झटके से, एक झटके में आया और उसने 50 बीटल मार दिया, जो ब्लू वाले बीटल थे वो बचे, अब वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, यानी वो सिलेक्ट हो गए, बट वो नेचुरली सिलेक्ट नहीं हुए। तो इस टाइप के मतलब सिलेक्शन को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अचानक से बाय चांस होना। देखो फिर एक चीज आती है ना, और इसमें आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूं आपको। जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका ओरिजिन सेम रहता है, उनका ओरिजिन सेम होता है, बट उनका जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन वो डिफरेंट होता है। लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ठीक है, एंड फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो ह्यूमन के फोर लिम्ब होते हैं ना, फोर लिम्ब, LIMB, ठीक है, फोर लिम्ब, वो हमारे फोर लिम्ब जो है वो हैंड है, वो हैंड में मॉडिफाइड है। फोर लिम्ब जो हमारी ह्यूमन में हैंड्स बन चुके हैं, बट जो बर्ड्स में फोर लिम्ब है ना, वो विंग्स बन गए। ठीक है, अब हैंड का काम क्या है, चीज़ों को उठाना, रखना, पकड़ना, पर विंग्स का काम क्या है, फ्लाई करना। यानी आप देखो, फोर लिम्ब ह्यूमन में पकड़ने, उठाने, रखने काम आते हैं, बट जो बर्ड्स में है फोर लिम्स, वो विंग्स में मॉडिफाई होकर उड़ने के काम आते हैं। यानी जो फंक्शन है फोर लिम्स का बर्ड और ह्यूमन में वो अलग है, बट दोनों ही जो चीज़ें हैं, विंग्स और हैंड, वो फोर लिम्स से बने हुए हैं, यानी जो उनका ओरिजिन है, ठीक है, वो सेम है। तो इस टाइप के ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं इसको दूं आपको अगर होमोलोगस ऑर्गन्स का, तो टीथ ऑफ ह्यूमन एंड टस्क ऑफ एलिफेंट। तो ह्यूमन के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो खाने के होते हैं, हम उनसे चबाते हैं, खाते हैं, बट जो एलिफेंट के टस्क होते हैं वो दिखाने के होते हैं। ठीक है, यानी जो फंक्शन है वो अलग अलग है, ह्यूमन टीथ से खाता है, और जो एलिफेंट के टस्क होते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं। ठीक है, फंक्शन अलग अलग है, और उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन के टीथ और एलिफेंट के टस्क वो भी होमोलोगस ऑर्गन्स में आएंगे। ठीक है, अब जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं ना, ठीक है, उनका ओरिजिन डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड उनका फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। अगर मैं बात करूं इसमें, तो विंग्स विंग्स रुक जाओ, सही से लिख देता हूं, विंग्स, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो दोनों के ही विंग है, जो बर्ड के विंग है वो भी फ्लाई करने के काम आते हैं, ठीक है, और जो इंसेक्ट के विंग है वो भी फ्लाई करने का काम आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बट बर्ड्स जो है ना, ठीक है, वो बहुत ही हाईली मॉडिफाइड है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट के। ठीक है, तो उनका जो ओरिजिन है, विंग्स जहां से बन रहे हैं बर्ड में, वो बन रहे हैं फोर लिम्ब से। ठीक है, और जो इंसेक्ट में बन रहे हैं वो फोर लिम्ब से नहीं बन रहे, यानी उनका जो ओरिजिन है विंग्स का इंसेक्ट में और बर्ड में वो डिफरेंट है, बट फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों ही फ्लाई करने काम आ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन डिफरेंट रहता है और फंक्शन सेम रहता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो अगर आपको देखो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है ना, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा होमोलोगस है, कौन सा एनालोगस है, तो आप बस ये देखना, क्योंकि आप ओरिजिन नहीं बता सकते कि किस हड्डी से बना हुआ है, किस पार्ट से बना हुआ बॉडी के, वो आपको
पता नहीं रहेगा, बट आप उसका फंक्शन देख के बता सकते हैं। अगर दोनों के विंग्स लिखे हैं ना, तो ऑब्वियस बात है कि विंग्स फ्लाई करने के काम आते हैं, ठीक है। तो आप देखना कि फंक्शन अगर सेम है तो उनको एनालोगस ऑर्गन मार्क कर देना, और आपको अगर दिखे कि फंक्शन डिफरेंट है, जैसे कि हैंड और विंग्स है, ठीक है, आपको दिखे कि हैंड और विंग्स का फंक्शन अलग अलग होता है, तो आपको दिखे कि अगर ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है, तो वो होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। तो आप इस तरीके से मार्क करके फंक्शन को देखकर, डिफरेंट है फंक्शन तो होमोलोगस ऑर्गन्स, एंड सेम है फंक्शन तो एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्क करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर जो ऑर्गन्स की बात होगी ना, फिर देखो एक यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो अर्लीस्ट, ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस में, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था, अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमोसेपियंस या फिर ह्यूमंस कह लो, ठीक है, वो अफ्रीका में पाया गया था। मतलब उसका उसका जो अवशेष रहा होगा, उसका जो फॉसिल रहा होगा, क्योंकि हम इस टाइम में तो वापस नहीं जा सकते ना देखने को, तो हम बेसिकली फॉसिल जो था, ठीक है, अर्लीस्ट मेंबर ह्यूमन का या होमोसेपियन का, ठीक है, वो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में पता, मतलब उसके फॉसिल्स के थ्रू पता चला कि सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे, अफ्रीका में आए थे वो, ठीक है। तो फॉसिल्स बेसिकली क्या होता है ना, कुछ भी मार्किंग वगैरह जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ बोन्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्टोन्स पे मार्क रह जाते हैं किसी चीज़ पे, या फिर कभी कभी बहुत सारे जो हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पूरे पूरे स्केलेटन है, ठीक है, पूरे पूरे स्केलेटन है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक टाइम पर ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा, बट वो जो बॉडी पार्ट थे, ठीक है, वो ओवर द टाइम जमीन के अंदर धंसते चले गए, ठीक है, धंसते चले गए, या फिर किसी रॉक, कोई कोई पहले रॉक मतलब लिक्विड रही होगी, उसमें कोई चीज़ गिर गई, फिर वो रॉक सॉलिड हो गई, फिर जब हमने उस रॉक को तोड़ा तो देखा कि हमें उसके अंदर से वो उसकी बॉडी का वो पार्ट मिला है, बोन मिली है, या फिर कोई मार्किंग मिली है, ठीक है। तो इस टाइप के बोन्स मार्किंग्स का वगैरह का मिलना ना, ठीक है, इसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। ऑलराइट, इसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। फिर एक बस ह्यूमन के इसमें एक चीज आती है, ठीक है, ह्यूमन के इवोल्यूशन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, ये और पढ़ लो, ठीक है। तो रेड कलर लिखता हूँ। तो सबसे पहला जो ह्यूमन का एंसेस्टर आप कह सकते हो ना, ठीक है, वो था ड्रायोपिथिकस, ठीक है, डी है ये, ड्रायोपिथिकस, ये एप, ठीक है, एप एंड मैन का कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर था। में जो एप होते हैं ना, एप और मैन का कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। फिर ड्रायोपिथिकस के बाद आया, ठीक है, रमैपिथिकस, ठीक है, रमैपिथिकस, फिर थोड़ा इवॉल्व होके जो अगला मतलब ह्यूमन का एंसेस्टर बना वो था रमैपिथिकस, ठीक है। रमैपिथिकस के बाद था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, उसके बाद था होमो हैबिलिस, ठीक है, देन आया होमो इरेक्टस, ठीक है, देन आया निएंडरथल, निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियन, ठीक है, यानी कि ह्यूमन, और जो हम आज ह्यूमन है ना, ठीक है, हम लोगों को मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं, और मॉडर्न ह्यूमन का नाम है होमो सेपियन सेपियन, ठीक है। तो आज जो हम लोग हैं मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है, उनका नाम है होमो सेपियन सेपियन, दो बार सेपियन है यहाँ पर, जो हमसे पिछले जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे होमो सेपियन, और जो आज हमें मॉडर्न ह्यूमन उन्हें हम होमो सेपियन सेपियन कहते हैं। तो मोस्टली आपको काफी जगह पे आपको सिर्फ होमो सेपियन दिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन ज्यादा करेक्ट रहता है कहना होमो सेपियन सेपियन, दो बार, ठीक है। तो ये आप ह्यूमन इवोल्यूशन का ऑर्डर याद रखना, सबसे पहला आया ड्रायोपिथिकस, फिर आया रमैपिथिकस, फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आया होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर नींदरथल, फिर होमो सेपियन, देन फिर आखिरी में होमो सेपियन सेपियन, जो आज हम लोग हैं। हमारे बाद देखो कौन आता है, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने इवोल्यूशन की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप उनका नाम याद रखना, डार्विन,
ठीक है, और एक थे जेबीएस हेल्डेन, ठीक है, और एक दो साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था, इन्होंने साथ में मिलकर काम किया था, मिलर एंड यूरे। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखना कि ये इवोल्यूशन से अपना रिश्ता नाता रखते हैं। अगर बाई चांस इस तरीके से पूछ लेगा विच ऑफ द साइंटिस्ट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन दैट हैड वर्कड इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, तो आपको इनके नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये था आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है। इसे पढ़िएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आपने देखा वो अर्लीस्ट मेंबर ऑफ होमोसेपियन अफ्रीका वाला स्टेटमेंट इस बार सीडीएस में आया हुआ था, ठीक है। तो पढ़िए आराम से, नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।